सो हम इरफान मसूद से पढ़ रहे थे डेफिनेशंस जो है, ये हमने पेरिफेरल ब्लड फिल्म की जो कुछ टर्म्स है वो देख ली थी। उसके बाद हमारे पास है रोलेक्स फॉर्मेशन। देखिए, रोलेक्स फॉर्मेशन में ऐसा होता है कि जो आरबीसीज है ना वो स्टैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और ये कब देखा जाता है? मल्टीपल माइलोमा में, पैराप्रोटीनीमिया एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास है बेजोफिलिक स्टिपलिंग। इसमें डी नेचर जो आरएनए है वो फाउंड होता है इन द आरबीसीज, ठीक है। और ये जो है लेड पॉइजनिंग में बेसोफिलिक स्टिपलिंग हमें मिलती है आरबीसीज में, मतलब उनका आरएनए जो है डी नेचर हो जाता है। और रेटिकुलोसाइटोसिस में, लिवर डिजीज़ में एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। इसके अलावा हमारे पास है बाइट सेल्स एंड हेन्स बॉडीज़। ये हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में मिलती हैं। और देन है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स जो हैं ये लार्ज स्फेरिकल रेड सेल्स होते हैं जिनको ब्लूइश कलर होता है, क्योंकि उनके पास ना फ्री राइबोसोमल आरएनए होता है। इस फ्री राइबोसोमल आरएनए की वजह से इनको ब्लूइश कलर मिलता है। तो रेटिकुलोसाइट्स जो इनको कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ये इनको एक दिन लगता है टू फॉर्म द मैच्योर आरबीसीज, ठीक है। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है ना वो रेफर करता है टू द परसेंटेज ऑफ द रेड सेल्स इन द पेरिफेरल ब्लड, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड में कितना उनका रेड सेल का परसेंटेज है। और रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो मार्कर है इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस का, दैट इज़ के बोन मैरो रिस्पॉन्स टू अनीमिया। मतलब जितने ज़्यादा हमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म में रेटिकुलोसाइट्स मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि कितनी सिवियर जो है अनीमिया हुई है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा कंपनसेटरी एरिथ्रोपोइसिस हुई है बोन मैरो में और इतने ज़्यादा रेटिकुलोसाइट्स में। तो मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट से हमें इसका अनीमिया की सिवियरिटी का आइडिया होता है। उसके बाद है अनीमियाज। तो अनीमिया हमने पढ़ा कि ये डिफाइन होता है लो हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन एंड मे बी आइदर ड्यू टू द लो रेड सेल के मास की वजह से या फिर प्लाज्मा के वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से। इन दोनों वजूहत से हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन का कम हो जाना वो एनीमिया कहलाता है, ठीक है। ये क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के बेसिस पे। एमसीवी क्लासिफिकेशन अनीमिया की रिक्वायर करती है नॉलेज ऑफ द रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है ना ये रेफर करता है टू रेटिकुलोसाइट इंडेक्स रेफर करता है टू द करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है ना वो कैलकुलेट होता है बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। एक तो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं पेशेंट के हेमाटोक्रिट के साथ, और इसको हम फिर नॉर्मल हेमाटोक्रिट के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल इसकी हेमाटोक्रिट की जो वैल्यू है वो 45% होती है। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है ना वो लेस देन 2% का मतलब होता है कि हमारा जो बोन मैरो का रिस्पॉन्स है वो एडिक्वेट है। जबकि रेटिकुलोसाइट इंडेक्स का 2% से कम हो जाना, वो ज़्यादा था, ये कम हो जाना, उसका मतलब होता है कि हाइपोप्रोलिफरेशन हो रही है, यानी कि इतना इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया पे। एमसीवी इसमें जो है माइक्रोसाइटिक में वो मतलब कि मीन जो है वो कॉर्पस्कल का जो वॉल्यूम है वो लेस देन 80 माइक्रोन मीटर क्यूब होता है। और ये रिप्रेजेंट किस में होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया कौन सी कंडीशन में? हमें अच्छी तरह से याद करना है। एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, इसके अलावा हमारे पास थैलेसीमिया में, ठीक है। थैलेसीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ एंड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इन चारों कंडीशन में हमारे पास हमेशा माइक्रोसाइटिक जो है आरबीसी होंगे। माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है। फिर है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इसमें जो है मीन कॉर्पस्कल का वॉल्यूम मैक्रो है, मैक्रो मीन्स ग्रेटर, तो ये ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब होगा, वो 80 से कम था, तो इसमें मैक्रो आरबीसी होंगे। तो ये हमें मिलती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, जो कि विटामिन B12 या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी से होता है। अल्कोहल लिवर डिजीज़ में भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का कम हो जाना और थायराइड हार्मोन्स का, और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स में, ठीक है। इनको आगे हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरी होती है हमारे पास नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अब इसमें जो है एमसीवी मतलब 80 to 100 के बीच में होता है, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक जो है वो विथ लो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट लेस देन 3%। तो ये हमें कौन सी कंडीशन में मिलेगा? जब ब्लड लॉस हो लेस देन 1 वीक, लेस देन 1 वीक तक, मतलब कि ब्लड लॉस हुआ, उसमें नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगी। एप्लास्टिक एनीमिया में भी नॉर्मोसाइट्स होंगे, मतलब आरबीसी की शेप नॉर्मल होगी, ना मैक्रो ना ही माइक्रो, नॉर्मल होगी। तो इसके अलावा रीनल फेलियर में, एंड स्टेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, एंड अर्ली स्टेज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में, ठीक है। ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनमें नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगी। ये थी नॉर्मोसाइटिक विद द लो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट।
यानी कि लेस देन 3%, जबकि अब है नॉर्मोसाइटिक विथ हाई करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट जिसमें मोर देन 3% होगा। तो इसमें कुछ जो है इंट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट्स आ जाते हैं, दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट। इंट्रिंसिक जब आरबीसी डिफेक्ट होंगे तो उसमें हमारे पास है एक सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, इंट्रिंसिक है डिफेक्ट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी जो है, डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी, इसके अलावा हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में भी, और पैरासिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ये हो गई इंट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट। जबकि एक्सट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट में अगर ब्लड लॉस मोर देन 1 वीक का हुआ है तो भी हमें जो है हाई रेटिकुलोसाइट काउंट वाली नॉर्मोसाइट मिलेंगे। इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया और मलेरिया में, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस को आपने अच्छी तरीके से याद करना है, ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ रहे थे रॉबिन्स पे आ जाते हैं वापस। हीमोलाइटिक एनीमिया हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हीमोलाइटिक एनीमियाज जो है ना, ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिनको कॉमन फीचर है एसेलरेटेड। कॉमन फीचर इनको क्या है कि एसेलरेटेड इनमें रेड सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, यानी कि हीमोलाइसिस होगी। बाय डेफिनेशन रेड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है ना वो कम हो जाएगा देन इट्स नॉर्मल 120 डेज। हमें पता है कि इसका नॉर्मल 120 डेज है, उससे भी कम हो जाएगा। ऑफन मार्कली सो रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, लो ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो ट्रिगर करेगा एरिथ्रोपोएटिन का इंक्रीज रिलीज फ्रॉम द किडनी में से, जो कि इंटर्न जाके स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ एरिथ्रोइड एलिमेंट्स की और बढ़ा देगा रिलीज रेटिकुलोसाइट्स का फ्रॉम द बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो से अब रेटिकुलोसाइट ज़्यादा आएंगे। थस जो एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया एंड रेटिकुलोसाइटोसिस, एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया एंड रेटिकुलोसाइटोसिस जो है ना, ये दो हॉलमार्क्स है हमारी हीमोलाइटिक एनीमिया की, आपने याद रखना है, ठीक है। सिवियर हीमोलाइटिक एनीमियाज में ना जो एरिथ्रोपोएटिक ड्राइव है ये इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोएसिस होना शुरू हो जाएगी। और एक्स्ट्रा मेडुलरी हमने पढ़ा कि कहाँ होगी, लिवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में, जो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वहाँ पे भी हेमेटोपोएसिस होगी। उसके बाद है कि आपको पता हो कि कुछ सेवरल वेज हैं जिनमें हमने हीमोलाइटिक एनीमियाज को ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। एक अप्रोच जो है वो ग्रुप करती है इनको अकॉर्डिंग टू वेदर द पैथोजेनिक रेड सेल डिफेक्ट इंट्रिंसिक है यानी इंट्रा कॉर्पस्कुलर है, या फिर एक्सट्रिंसिक है यानी एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर। अगर 12.1 टेबल में हम देखें तो ये वो सारे कॉजेज़ हैं जो हमने पढ़े, ये इंट्रिंसिक वाले हीमोलाइटिक एनीमिया के और ये सारे एक्सट्रिंसिक, अब इनको हमने डिटेल में देखना है, ठीक हो गया। तो सेकंड मोर क्लिनिकली यूजफुल अप्रोच है टू ग्रुप हीमोलाइटिक एनीमियाज अकॉर्डिंग टू वेदर द हीमोलाइसिस जो है वो प्राइमरी एक्स्ट्रावास्कुलर है या इंट्रावास्कुलर है, ठीक है। अब वहाँ पे हमने इंट्रा और एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलरली इसको किया डिवाइड, इंट्रिंसिक हो रही है या एक्सट्रिंसिक हो रही है, यानी जैसे एक्सट्रिंसिक में कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह उसको डैमेज कर रही थी आरबीसीज़ को, जबकि एक्सट्रिंसिक में, और जबकि इंट्रिंसिक में जैसे कोई हेरिडिटरी डिजीज़ थी, कोई एंजाइम का डिफेक्ट था, तो उसमें हमने डिवाइड किया। अब हम कर रहे हैं दूसरे अप्रोच में एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस और इंट्रा वास्कुलर, ठीक है। अब एक्स्ट्रा वास्कुलर जो हीमोलाइसिस है ना, ये होती है बाय द डिफेक्ट दैट इंक्रीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड सेल बाय द फैगोसाइट्स पार्टिकुलरली इन द स्प्लीन, ठीक है। वेसल्स के बाहर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जैसे कि स्प्लीन में हो रहे हैं बाय द फैगोसाइट्स, तो ये हो गई एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस। देखिए स्प्लीन जो है ना उसमें लार्ज नंबर ऑफ द मैक्रोफेजेस होते हैं, प्रिंसिपल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द डैमेज्ड और एंटीबॉडी कोटेड रेड सेल्स फ्रॉम द सर्कुलेशन, क्योंकि एक्सट्रीम अल्टरेशंस शेप की नेसेसरी होती हैं फॉर द रेड सेल टू नेविगेट द स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स, यानी कि स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स में जाने के लिए उनको अपनी शेप को अल्टर करना होता है। तो एनी रिडक्शन इन द रेड सेल डिफॉर्मेबिलिटी, यानी उनमें कोई ऐसी कमी आ गई कि वो डिफॉर्म नहीं हो पा रहे, तो उनका वो पैसेज जो होगा ना स्प्लीनिक साइनोसॉइड से मुश्किल हो जाएगा और रेड सेल जो है वो स्टक हो जाएंगे और फिर रिकॉग्नाइज होंगे और फैगोसाइटोस हो जाएंगे बाय द रेजिडेंट स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस। हम बाद में देखेंगे इस चैप्टर में कि डिमिनिश्ड डिफॉर्मेबिलिटी जो है ना वो मेजर कॉज है रेड सेल की डिस्ट्रक्शन का। डिमिनिश्ड डिफॉर्मेबिलिटी यानी डिफॉर्म नहीं हो पाते, ये मेजर कॉज है इनकी डिस्ट्रक्शन का हीमोलाइटिक एनीमियाज में, ठीक है। फाइंडिंग्स जो कि रिलेटिवली स्पेसिफिक हैं फॉर द एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस एज़ कम्पेयर टू द इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस, उनमें कौन सी फाइंडिंग्स आ जाती हैं। एक तो है नंबर 1 हाइपर बिलीरुबिनीमिया एंड जॉन्डिस, जो कि स्टेम करती है फ्रॉम द, जाहिर सी बात है डिग्रेडेशन हो रही है हीमोग्लोबिन की इन द मैक्रोफेजेस, तो बिलीरुबिन भी बढ़ा, जॉन्डिस हो गए। दूसरा
वेरिंग डिग्री ऑफ स्प्लीनोमेगाली होती है ड्यू टू द वर्क हाइपरप्लेजिया ऑफ द फैगोसाइट्स इन द स्प्लीन। उन्होंने इतने ज़्यादा आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया, फैगोसाइट किया है, तो उनकी स्प्लीन की स्प्लीनोमेगाली हो गई, इनलार्जमेंट। और तीसरा, इफ़ लॉन्ग स्टैंडिंग तो बिलीरुबिन रिच गाल स्टोन्स बन जाएंगे, यानी पिगमेंट स्टोन्स बनेंगे, और इंक्रीज रिस्क होगा पोलीलिथियासिस का। ठीक हो गया। तो ये 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इंट्रा और एक्स्ट्रा के। अब इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस जो है उसकी डेफिनेशन देखें तो बाय कॉन्ट्रास्ट ये कैरेक्टराइज होती है बाय इंजरीज सो सिवियर दैट रेड सेल लिटरली बर्स्ट विद इन द सर्कुलेशन, यानी कि रेड सेल्स जो है हमारे वो सर्कुलेशन के अंदर ही बर्स्ट करना शुरू कर जाए, तो वो है इंट्रा मीन्स इनसाइड द वेसल। अब जो इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस है ना वो रिजल्ट करती है फ्रॉम द मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से, जैसे कि टर्बुलेंस, जो कि डिफेक्टिव हार्ट वाल्व की वजह से जब टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से, या बायोकेमिकल या किसी फिजिकल एजेंट्स की वजह से, जो कि यानी सिवियरली हमारे रेड सेल की मेम्ब्रेन को कोई ऐसा एजेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे कि फिक्सेशन होती है कॉम्प्लीमेंट की उस प्रोसेस में, या जब क्लोस्ट्रीडियल टॉक्सिन का एक्सपोजर हो या हीट से कोई एक्सपोजर हो, तो उसमें मतलब वेसल के अंदर ही आरबीसीज की हीमोलाइसिस शुरू हो जाती है। फाइंडिंग्स दैट डिस्टिंग्विश द इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस फ्रॉम द एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस, उनमें आ जाती है प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। एक तो हीमोग्लोबिनीमिया। अब इसके भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में एक हीमोग्लोबिनीमिया है। नीमिया मीन्स ब्लड में हीमोग्लोबिन का बढ़ जाना, हीमोग्लोबिन यूरिया यूरिन में हीमोग्लोबिन बढ़ना, और हीमोसिडिन यूरिया हीमोसिडिन का यूरिन में बढ़ जाना, हीमोसिडिन यूरिया। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ना वो हमारी सर्कुलेशन में रिलीज होता है, ये स्मॉल इनफ होता है टू पास थ्रू द यूरिनरी स्पेस, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इतना छोटा होता है कि यूरिनरी स्पेस में चला जाता है। यहाँ पे ये फिर पार्शियली रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी रीनल ट्यूबुलर सेल्स से, और फिर ये प्रोसेस होता है इनटू द हीमोसिड्रिन, जो कि फिर जाके यूरिन में लॉस्ट हो जाता है व्हेन द रीनल ट्यूबुलर सेल्स आर स्लॉट। दूसरा जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है लॉस ऑफ आयरन। लॉस ऑफ आयरन जो कि लीड करेगा आयरन डेफिशिएंसी की तरफ इफ़ द हीमोलाइसिस इज परसिस्टेंट। By contrast, iron recycling by the phagocyte is very efficient, and so iron deficiency is not a feature of the extravascular hemolytic anemias. यानी इसमें ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताया गया कि इसमें लॉस ऑफ आयरन होता है, यानी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर कंटिन्यूसली हीमोलाइसिस हो रही है इंट्रावास्कुलर, लेकिन एक्स्ट्रावास्कुलर में क्यों नहीं हो रही है, आयरन का लॉस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं, जो फैगोसाइटिक जो सिस्टम है, वो इतने एफिशिएंट है कि वो आयरन को रिसाइकिल कर रहे हैं। इसलिए आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो फैगोसाइट्स उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। A final feature of both the intravascular and the extravascular hemolysis is, कौन सा है वो फीचर? डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ हेप्टोग्लोबिन। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो कि हमारी जो फ्री हीमोग्लोबिन होती है ना उसके साथ जाके ये प्रोटीन बाइंड करती है और फिर रिमूव हो जाती है सर्कुलेशन से। अपेरेंटली जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं वो रीगर्जिटेट करते हैं सफिशिएंट हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग द कंजप्शन ऑफ द रेड सेल्स to cause hemoglobin level to fall even when the hemolysis is entirely extravascular. अब हम चलते हैं सम कॉमन हीमोलाइटिक एनीमियाज की तरफ। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट एनीमिया जो कि है हीमोलाइटिक एनीमिया हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ये जो डिसऑर्डर है ना ये स्टेम करता है फ्रॉम द इनहेरिटेड इंट्रिंसिक डिफेक्ट आ गया है रेड सेल की मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जिसने लीड किया टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्फेरोसाइट। ठीक है, स्फेरोसाइट्स बने हैं नॉन डिफॉर्मेबल सेल्स हैं, यानी इनमें डिफॉर्मेबिलिटी नहीं है। डिफॉर्मेबिलिटी जो है वो ज़रूरी होती है रेड सेल के लिए ताकि वो साइनोसॉइड्स में से इजीली गुजर सके। तो इसमें जो है स्फेरोसाइट्स बने हैं नॉन डिफॉर्मेबल सेल्स जो कि हाईली वल्नरेबल हैं टू सीक्वेस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन इन द स्प्लीन। ठीक है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस ना ये यूजुअली ट्रांसमिट होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की तरह। ठीक है, ये ज़्यादा सीवियर है, ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म डिजीज़ की इफेक्ट करती है सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट को, वैसे ये डोमिनेंट है। पैथोजेनेसिस इस तरह है कि हमारी जो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है ये डिजीज़ जो है इनहेरिटेड डिफेक्ट की वजह से हुई है मेम्ब्रेन के स्केलेटन में नेटवर्क ऑफ प्रोटीन जो कि स्टेबलाइज करते हैं लिपिड बाइलेयर ऑफ द रेड सेल को। 12.1 फिगर में अगर हम देखें, ये है फिगर 12.1, यहाँ पे दिखाया गया है पैथोजेनेसिस ऑफ द हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, लेफ्ट पैनल जो है ना यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेजर रेड सेल मेम्ब्रेन स्केलेटन प्रोटीन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। म्यूटेशन अल्फा स्पेक्ट्रिन की, बीटा स्पेक्ट्रिन की, एनकाइरिन, बैंड 4.2 एंड बैंड 3, तो
इनमें जो है म्यूटेशन आ जाए तो जो वीकन कर दे एसोसिएशन ऑफ द मेम्ब्रेन स्केलेटन को विद द ओवरलाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉज करवाएगी रेड सेल को टू शेड मेम्ब्रेन वेजाइकल्स, यानी कि रेड सेल अपनी वेजाइकल्स शेड करना शुरू कर देंगे छोटी छोटी, और फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू द स्फेरोसाइट्स। ठीक है, स्फेरोसाइट्स बन जाएंगे। वैसे तो बायोकन्वेक्स शेप होती है ना, बायोकन्केव होती है हमारे आरबीसी की शेप, तो वो अब स्फेरोसाइट बन जाएगा जिस तरह हमारे राइट पैनल में यहाँ पे शो हुआ है। ये तो छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स बनती जाएंगी और फिर ये स्फेरोसाइट बन जाएगा। नॉन डिफॉर्मेबल जो स्फेरोसाइट है फिर वो ट्रैप हो जाएगा हमारे स्प्लेनिक कॉर्ड्स में, और फिर फैगोसाइट हो जाएगा बाय स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस। मेजर मेम्ब्रेन स्केलेटन प्रोटीन जो है वो हमारी है स्पेक्ट्रिन, ये आपको नज़र आ रही है। लॉन्ग फ्लेक्सिबल हेटेरोडाइमर है जो कि सेल्फ एसोसिएट करता है एट वन एंड और फिर बाइंड कर रहा है, बाइंड्स द शॉर्ट एक्टिन फिलामेंट्स एट इट्स अदर एंड। ये अदर एंड पे इसने शॉर्ट एक्टिन फिलामेंट्स को बाइंड किया हुआ है। ठीक हो गया एक तरफ अपने आप को। ये कॉन्टेक्ट्स जो है ना ये क्रिएट करते हैं टू डायमेंशनल मेशवर्क जो कि कनेक्टेड हुआ है टू अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बैंड 3 के साथ, यहाँ पे इसके साथ, एंड ग्लाइकोफोरिन के साथ विया द लिंकर प्रोटीन एनकाइरिन। ये है ग्लाइकोफोरिन और इनके साथ ये बाय एनकाइरिन की मदद से, इसकी मदद से ये लिंक्ड हुआ है बैंड 4.2 की मदद से भी और 4.1 की मदद से भी। ठीक हो गया। म्यूटेशन जो कॉज करवाती है ना हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व करती है हमारी इस एनकाइरिन प्रोटीन को, बैंड 3 को या फिर स्पेक्ट्रिन को, इनको इन्वॉल्व करती हैं। कॉमन फीचर ऑफ द पैथोजेनिक म्यूटेशन इज़ दैट कि ये जो है म्यूटेशन ये वीकन कर देती है वर्टिकल इंटरैक्शंस बिटवीन द मेम्ब्रेन स्केलेटन का और इंट्रिंसिक रेड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का जो इंटरैक्शन है उनको ये म्यूटेशन वीकन कर देती है। ये डिफेक्ट डीस्टेबलाइज कर देगा हमारी लिपिड बाइलेयर रेड सेल की, जो कि शेड करेगा मेम्ब्रेन की वेजाइकल्स। ये वेजाइकल्स शेड होना शुरू हो जाएंगी हमारी सर्कुलेशन में एज दे एज। ठीक है, लिटिल साइटोप्लाज्म लॉस्ट होगा इस प्रोसेस के दौरान। एज अ रिजल्ट द सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो कम होता जाएगा और प्रोग्रेसिवली विथ टाइम अंटिल द सेल्स बिकम स्फेरिकल हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह स्फेरोसाइट। क्रिटिकल रोल जो स्प्लीन का है ना हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में, वो इलिस्ट्रेटेड हुआ है बाय द बेनिफिशियल इफेक्ट स्प्लीनेक्टोमी का। हम अगर स्प्लीनेक्टोमी कर दें, स्प्लीन निकाल दें तो फ़ायदे की बात है क्योंकि फिर वो स्फेरोसाइट्स डिस्ट्रॉय ही नहीं होंगे बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ द स्प्लीन। तो ऑल्दो द रेड सेल डिफेक्ट एंड द स्फेरोसाइट्स जो हैं वो परसिस्ट करेंगे, अनीमिया लेकिन जो है स्प्लीन निकालने से अनीमिया करेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। रेड सेल जो है ना उनको मस्ट अंडरगो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ डीफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया कि उनको डीफॉर्मेशन चाहिए होती ताकि वो पास करें थ्रू द स्प्लीनिक कॉर्ड्स। फ्लॉपी जो डिस्कोइड शेप होती है हमारे नॉर्मल रेड सेल की, इस तरह फ्लॉपी डिस्कोइड जो शेप होती है ये इसको जो है ना अलो करती है कंसिडरेबल लैटिट्यूड फॉर द शेप चेंजेस। बाय कॉन्ट्रास्ट जो हमारी ये स्फेरोसाइट है, स्फेरोसाइट इनको लिमिटेड डिफॉर्मेबिलिटी होती है और ये फिर सीक्वेस्टर हो जाएंगे स्प्लेनिक कॉर्ड्स में और फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बाय प्लेंटिफुल रेजिडेंट मैक्रोफेजेस के साथ। ठीक हो गया। आगे अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। ऑन स्मीयर्स स्फेरोसाइट्स जो है ना वो हमें डार्क रेड नज़र आएंगे एंड लैक सेंट्रल पेलार। ठीक है, बीच में जो है रेड सेल के वहाँ पे रेड सेल में पेलारनेस होती है, लेकिन स्फेरोसाइट्स हमें डार्क रेड नज़र आएंगे और उनके बीच में जो वो पेलारनेस नहीं होगी। ये देखिए इस फिगर में यहाँ पे दिखाए गए हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है। यहाँ पे नोट करें एनिसोसाइटोसिस एंड सीवियर हाइपरक्रोमिक स्फेरोसाइट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जिनमें मतलब डार्कली स्टेन नहीं है। हॉवल जॉली बॉडीज़ जो हैं स्मॉल जो न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होते हैं ये भी प्रेजेंट है इन द रेड सेल्स ऑफ दिस ए स्प्लेनिक पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको हॉवल जॉली बॉडीज़ भी नज़र आएंगी जो कि एक्चुअली न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर रेमिनेंट्स। मॉर्फोलॉजी में लिखा है कि एक्सेसिव रेड सेल की डिस्ट्रक्शन एंड रिजल्टेंट जो अनीमिया है ना वो लीड करती है टू अ कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया ऑफ द रेड सेल प्रोजेनिटर्स इन द मैरो, जो हमने पढ़ा, एंड इंक्रीज हो जाता है रेड सेल की प्रोडक्शन का, जिसकी वजह से मार्क्ड रेटिकुलोसाइटोसिस हमें मिलेगी मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, स्प्लीनोमेगाली मैंने आपको बताया कॉमन है और प्रोमिनेंट है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में देन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ द हीमोलाइटिक अनीमिया। स्प्लीनिक वेट जो है ना वो तकरीबन 500 to 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 500 to 1000 ग्राम। एनलार्जमेंट रिजल्ट करती है फ्रॉम द मार्क्ड कंजेशन ऑफ द स्प्लेनिक कॉर्ड्स, यानी वो कंजेस्ट हो जाती हैं और उनमें जो मैक्रोफेजेस का नंबर है वो भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से स्प्लीनिक वेट
बढ़ जाता है और स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है। फैगोसाइटोस हमारे रेड सेल्स जो है ना वो हमें मैक्रोफेजेस के अंदर मिलेंगे, जो उन मैक्रोफेजेस में जो कि साइनोसॉइड्स को लाइन कर रहे हैं, इन पार्टिकुलरली विद इन द कॉर्ट्स। अदर जनरल फीचर्स हीमोलाइटिक एनीमिया के भी प्रेजेंट होंगे, जिसमें कोलीलिथियासिस है जो कि 40 to 50% ऑफ द पेशेंट में होती है विद द हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, कोलीलिथियासिस। अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में अनीमिया तो मिलेगी, स्प्लीनोमेगैली, जॉन्डिस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अनीमिया जो है वो वेरिएबल होगी सिवियरिटी में, रेंज कर सकती है सब क्लिनिकल टू प्रोफाउंड, मोस्ट कॉमनली ये मॉडरेट होती है डिग्री में, क्योंकि उनकी स्फेरिकल शेप की वजह से रेड सेल्स जो है ना हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में वो इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी शो करते हैं, उनकी ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी बढ़ जाती है जब हम उनको हाइपोटोनिक साल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं। ये जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसको हेल्प करती है इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि इनमें ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी हो जाती है। कोर्स इज जनरली स्टेबल बट मे बी पंक्चुएटेड बाय द एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाते हैं, मोस्ट सीवियर ऑफ विच आर ट्रिगर्ड बाय द पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो फिर एप्लास्टिक क्राइसिस हो सकते हैं। इस वायरस को ना ज़्यादातर मोस्ट मार्क्ड ट्रोपिज्म होता है, अट्रैक्शन होती है टुवर्ड द हमारे एरिथ्रोब्लास्ट, जो कि अंडरगो करेंगे एपोप्टोसिस ड्यूरिंग द वायरल रेप्लिकेशन। अनटिल द इम्यून रिस्पॉन्स कंट्रोल्स द इन्फेक्शन, जब तक कि हमारी इम्यूनिटी मतलब कि उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, जिसको 10 से 14 दिन लग जाते हैं, तो जो मैरो है ना वो वर्चुअली डिवॉइड हो जाएगा हमारे रेड प्रोजेनिटर सेल्स से। क्यों? क्योंकि उनमें अपोप्टोसिस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको वायरस ने अटैक कर दिया है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टन लाइफ स्पैन होता है रेड सेल्स का हमारी हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में, तो इसीलिए लैक ऑफ द रेड सेल प्रोडक्शन इवन फॉर फ्यू डेज रिजल्ट करेगी रैपिड वर्सनिंग ऑफ द अनीमिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें चाहिए होंगी टू सपोर्ट द पेशेंट्स अंटिल द इन्फेक्शन इज़ क्लियर। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। स्प्लीनेक्टोमी जो है ना वो इम्प्रूव करेगी अनीमिया को बाय रिमूविंग द मेजर साइट ऑफ द रेड सेल की डिस्ट्रक्शन को ही हम निकाल देंगे। फ़ायदा जो है स्प्लीनेक्टोमी का उसको हमें वेट करना चाहिए अगेंस्ट द इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन पार्टिकुलरली बच्चों में। ठीक है, पार्शियल जो स्प्लीनेक्टोमी है उसका फ़ायदा हो रहा है इज़ गेनिंग फेवर इन द चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो अप्रोच है ना पार्शियल हम जब कर रहे हैं तो प्रोड्यूस कर रही है हेमाटोलॉजिक इम्प्रूवमेंट वाइल मेंटेनिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेप्सिस। डाउन साइड इसकी ये है क्योंकि पार्शियली रीसेक्टेड जो स्प्लीन है वो इवेंचुअली अपना साइज़ जो है वो रीगेन कर जाती है, तो मैनी पेशेंट्स को हमें सेकेंड रीसेक्शन भी करनी होगी। वैसे हम पार्शियल क्यों कर रहे हैं? ताकि सेप्सिस से भी प्रिवेंट हो और फिर अनीमिया की ट्रीटमेंट, अनीमिया से भी प्रिवेंशन के लिए भी हम सेप्सिस स्प्लीनेक्टोमी कर रहे हैं। ठीक है, सेप्सिस एंड अनीमिया से प्रिवेंशन के लिए। The hope is that it can be delayed until adulthood when the risk of the serious infection is lower. ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी हीमोलाइटिक एनीमिया पे, जो कि है सिकल सेल एनीमिया। देखिए हीमोग्लोबिनोपैथीज जो है ना ये ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि कॉज होते हैं बाय इनहेरिटेड म्यूटेशंस दैट लीड टू स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज इन द हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथीज नाम से ही पता चल रहा है कि वो हेरिडिटरी डिसऑर्डर जिनमें इनहेरिटेड म्यूटेशंस आ जाएं जो कि स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ की तरफ ले जाएं इन द हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया जो है ना प्रोटोटाइपिक हीमोग्लोबिनोपैथी है जो कि कॉज होती है बाय म्यूटेशन इन हमारी बीटा ग्लोबिन चेन में, जिसकी वजह से सिकल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है। न्यूमरस बाकी भी हीमोग्लोबिनोपैथीज डिस्क्राइब हुई हैं, लेकिन ये जो है इनफ्रीक्वेंट है और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन है। सिकल सेल एनीमिया जो है मोस्ट कॉमन फैमिलियल हीमोलाइटिक अनीमिया है इन पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका जहाँ पे मलेरिया इंडेमिक है, वहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी है अप्रोच कर गई है 30% एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया। ठीक है, ये फ़ायदा है सिकल सेल का कि वो उससे प्रोटेक्शन दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में 8% ऑफ द ब्लैक जो है वो हेट्रोजाइगस है सिकल हीमोग्लोबिन के लिए, हेट्रोजाइगोट्स ही सिकल हीमोग्लोबिन कैरियर्स हैं एंड 1 in 600 है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया के पैथोजेनेसिस पे आएँ तो सिकल सेल एनीमिया कॉज होती है जब सिंगल अमाइनो एसिड की सब्सटीट्यूशन हो जाए इन द बीटा ग्लोबिन, जिसके नतीजे में टेंडेंसी होती है फॉर डीऑक्सीजनेटेड सिकल हीमोग्लोबिन टू सेल्फ एसोसिएट इनटू द पॉलीमर। ठीक है, जो अब वो डीऑक्सीजनेटेड जब होगा मतलब इसकी बीटा ग्लोबिन में म्यूटेशन आ गई है एक सिंगल अमाइनो एसिड में, तो जैसे ही जब डीऑक्सीजनेशन होती है तो वो जो सिकल हीमोग्लोबिन है ना वो ऐसे पॉलीमर्स में सेल्फ एसोसिएटेड पॉलीमर बन जाएंगे, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप यूँ सिकल शेप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो
ऐसे पॉलीमर्स बना देगा, परसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो टेट्रामेयर होता है, हमें पता है, और वो कंपोज होता है 2 पेयर ऑफ सिमिलर चेन्स का। ऑन एवरेज जो नॉर्मल एडल्ट रेड सेल है उनमें 96% हमारे रेड सेल्स में एडल्ट में हीमोग्लोबिन ए होता है, जिसमें जो कि अल्फ़ा 2 और बीटा 2 का कॉम्बिनेशन है। 3% जो है उसमें हीमोग्लोबिन A2 होता है, जो कि अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2 का कॉम्बो है। और 1% हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जो कि अल्फ़ा 2 और गामा 2 का कॉम्बो है। जब इन पेशेंट्स जिनमें सिकल सेल एनीमिया हो तो उनमें हीमोग्लोबिन ए जो है ना वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है सिकल हीमोग्लोबिन के साथ, जबकि जो हेट्रोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस कैरियर, उनमें सिर्फ हाफ जो है वो रिप्लेस होगा। तो सिकल हीमोग्लोबिन जो है ना वो डिफ़र करता है एडल्ट हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन ए के साथ, बाय हैविंग अ वैलिन रेजिड्यू इंस्टेड ऑफ द ग्लूटामेट रेजिड्यू, क्योंकि सिकल में वैलिन आ जाता है, ये म्यूटेशन है ऑन द 6th अमाइनो एसिड पोजीशन पे इन द बीटा ग्लोबिन चेन में, ठीक है। ये इसकी पोजीशन याद रखनी है। डीऑक्सीजनेशन जैसे ही होगी ना सिकल मॉलिक्यूल जो है वो अंडरगो करेगा कन्फर्मेशनल चेंज, जो अलो करेगा पॉलीमर्स को टू फॉर्म विया इंटरमोलिकुलर कॉन्टैक्ट्स इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल वैलिन रेजिड्यू। तो ये जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर जो है ना डिस्टॉर्ट कर देंगे रेड सेल को, जो अज्यूम कर देगा इलोंगेटेड क्रिसेंटिक या फिर सिकल शेप उसको मतलब इस तरह की मिल जाएगी। फिगर देखिए इसमें शोन है सिकल सेल एनीमिया, ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है। यहाँ पे ए फिगर में लो मैग्निफिकेशन शो कर रही है सिकल सेल्स, एनिसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस और टारगेट सेल्स, ये सब इस फिगर में शोन है। जबकि ये वाला जो फिगर है इसमें हाई मैग्निफिकेशन पे इरिवर्सिबली सिकल्ड सेल जो है वो दिखाए गए हैं इन द सेंटर, ठीक हो गया, इस तरह के होते हैं। द सिकलिंग ऑफ द रेड सेल जो है इनिशियली रिवर्सिबल होती है ऑन द रीऑक्सीजनेशन पर। हाउएवर जब मेम्ब्रेन डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती है बाय ईच सिकलिंग एपिसोड, तो वो लीड करती है इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम का यानी इन्फ्लक्स होता है, जो कि कॉज कराएगा लॉस ऑफ द पोटेशियम एंड वाटर एंड आल्सो डैमेज कर देगा हमारी मेम्ब्रेन स्केलेटन को ऑफ द रेड सेल। जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये कम्युलेटिव डैमेज जो है ना अब ये इरिवर्सिबली सिकल सेल बना देगा, जो कि रैपिडली अंडरगो करेंगे